नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल। आज जो चर्चा होने जा रहा है वो पेपर लीक मामले को लेकर के। पेपर लीक मामले का तार विभिन्न प्रदेशों में हुए एफआईआर में गाजीपुर के सुरक्षित विधानसभा जखनिया के विधायक बेदी राम से जुड़ा हुआ है। बेदी राम का नाम ज्यों ही चर्चा में आया, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो। कांग्रेस ने अपने हैंडल से बीजेपी पर वार किया। वहीं अखिलेश यादव जी ने लिखा कि अब कितना सबूत चाहिए। शायद बेदी राम आज गिरफ्तार भी हो गए। हम थोड़ा सा आपको पीछे ले चलेंगे। बेदी राम जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के रहने वाले। बेदी राम रेलवे में नौकरी करते थे और बैक साइड से लोगों को नौकरी दिलाने का काम आज के बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। 2007 में पहली बार उनका नाम आया था जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी, और 2007 में लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में एसटीएफ ने पहली बार उनके ऊपर जो है मुकदमा पंजीकृत कराया था। 2008 से लेकर के 2014 तक बेदी राम के ऊपर लखनऊ के आशियाना थाने और लखनऊ के ही गोमती नगर थाने में दो मुकदमे पंजीकृत हुए। 2014 में एसटीएफ ने एक पत्र लिखा तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को कि पेपर लीक मामले में, लोगों को नौकरी देने के मामले में, फ्रॉड करने के मामले में बेदी राम के पास अकूट धन संपदा है और उस धन संपदा को जब्त कर दिया जाए। लेकिन तत्कालीन सरकार ने उस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। बेदी राम के ऊपर जब कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया, जब रेलवे ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया, जब उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया, एसटीएफ ने कार्रवाई शुरू कर दिया, तो वो सत्ता के गलियारे में चिपकने की भी तैयारी शुरू कर दी और सत्ता के बहुत करीब। 2010 में पहली बार वाराणसी के अजगरा विधानसभा से उन्होंने निर्दल चुनाव मैदान में उतरे और चुनाव हारे। काफी पैसा कमा लिए। 2 बार, एक ही बार अपने और खुद अपनी पत्नी को जिला पंचायत के चुनाव में भी जो है बेदी राम ने उतारा, लेकिन वहां भी उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2021 में अपनी पत्नी को जौनपुर में ही निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बना लिया। उनका कारवां वहीं नहीं रुकता है। बेदी राम सपा सुभाषपा गठबंधन में सुभाषपा से जखनिया से ओम प्रकाश राजभर से टिकट लेकर के चुनाव लड़े और जखनिया से विधायक भी हो गए। विभिन्न प्रदेशों में जो है बेदी राम के ऊपर मुकदमा पंजीकृत है। मध्य प्रदेश में भी पंजीकृत है और राजस्थान में भी पंजीकृत है। पुलिस की भर्ती हो, आरओ की भर्ती हो, एआरओ की भर्ती हो, चाहे नीट परीक्षा का मामला हो, पेपर लीक हुआ, सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई और स्थगित होने के बाद वर्तमान सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। और किरकिरी होनी भी चाहिए। किरकिरी होनी चाहिए कि लगभग 1 करोड़ परिवार इन परीक्षाओं से प्रभावित होता है। विद्यार्थी और अभिभावक को देखा जाए तो 1 करोड़ से कम लोग इससे प्रभावित नहीं होते हैं। बच्चे फार्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, पेपर लीक होता है और स्थगित होता है, तो उनके मनोस्थिति पे क्या गुजरता होगा अभिभावक और विद्यार्थी ही इस पे बता पाएंगे। फिलहाल हम उस पर कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ओम प्रकाश राजभर ने भरी जनसभा में ये कहा था, हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि आप जिसको जखनिया से विधायक बनाने जा रहे हैं, आप फार्म भरिए, कार्ड लेटर आता है। उनको तो ये भी नहीं पता है कि कार्ड लेटर आता है कि क्या आता है। वो विद्यार्थियों से ही पूछ रहे हैं कि कार्ड लेटर आता है कि उसको क्या कहते हैं। वो जब आप आ जाए तो बेदी राम से मिलिए और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो यानी टिकट देने के पहले ओम प्रकाश राजभर को पूरी जानकारी थी कि बेदी राम पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड हैं और बेदी राम ने तमाम विद्यार्थियों को फर्जी तरीके से पेपर लीक करा करके उनको नौकरी दिलाने का काम किया है, जो लोकतंत्र के लिए अस्वस्थ ठीक नहीं है।
आज उन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव, पेशे से अध्यापक, जनपद के वरिष्ठ पत्रकार, कई विद्यालयों संस्थाओं के अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी जुड़ चुके हैं। आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप लगातार नेशनल कवरेज पर आते रहते हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखते रहते हैं। बीते लोकसभा के चुनाव में भी आप लगातार चैनल पे आए, अपनी बातों को जनता के बीच में पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। हमारे जो दूसरे साथी हैं वो जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी जी हैं। आपका भी नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोनों लोगों से, एक मैं कानूनी पक्ष भी जानूंगा और एक शिक्षा से जुड़े हुए डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी हैं, मैं उनसे जानूंगा कि जो पेपर लीक मामला है इसे कैसे रोका जा सकता है, इस पर कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है और बच्चों को इससे कैसे निजात मिल सकता है। इन्हीं बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मधुसूदन त्रिपाठी जी से। जी, बेदी राम के ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हो गए हैं और पेपर लीक मामले में उनका नाम आ रहा है, आपका क्या कहना है, इसका कानूनी पक्ष क्या हो सकता है? देखिए, ये बेदी राम जी जो है ये शिक्षा माफिया ही लोग कहे जाते हैं और ये उत्तर प्रदेश की जो जनता है ये अपना पेट काट करके अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराती है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करती है, उनको ढाढ़स बढ़ाती है, उनको अपने कष्ट सह करके और उनको पैसा रुपया दे करके बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग बाहर भेजते हैं, कोचिंग कराते हैं, तैयारी कराते हैं। और उसके बावजूद अगर उनके अंदर गुणवत्ता है, उनके अंदर शिक्षा है, ज्ञान है और उसके बावजूद भी ये माफिया उनको प्रभावित करते हैं और पेपर लीक कराते हैं, पेपर आउट कराते हैं, सेटिंग कराते हैं और वह बच्चे जो मेहनत करके अपने को उस काबिल बनाए हैं वह वंचित रह जाते हैं और ये पैसे वाले, धन पशु और सेटिंग करने वाले अपने बच्चों को। डॉक्टर जयप्रकाश जी, आप पेशे से शिक्षा, आप एक बड़े पत्रकार भी रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि बेदी राम का नाम आया है और आज एसटीएफ ने बेदी राम को पूछताछ के लिए लखनऊ मुख्यालय बुला दिया है, वो गए भी हैं, ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य नहीं है क्या? बिल्कुल स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजाक है। और बेदी राम कोई पहली बार गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। बेदी राम, जैसा कि आपने बताया, इसके पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और जिन जिन डिपार्टमेंट के उन्होंने पर्चे लीक करके बच्चों को फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने का काम किया था, उन सारे डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ FIR कर रखा है। सच है कि अखिलेश जी की सरकार रही लेकिन विभाग ने उनके ऊपर FIR किया और वो जेल गए। अदालत का मामला है, कानून हमारे देश की जो व्यवस्था है उसी हिसाब से अपना काम कर रहा है। अब ऐसे में बेदी राम पर जब कठोर और कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई तो बेदी राम जैसे लोगों का मन बढ़ता गया और आज इस स्थिति में इस देश को ला दिया गया है कि पूरे देश का नौजवान जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है देश के किसी भी कोने में, आज मायूस होकर के अपने गार्जियन से कह रहा है कि पापा मम्मी मेरी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह गया। और इस तरह से सारी नौकरियों को, सारी शिक्षा को हाईजैक कर लिया गया जी। तो ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये चीजें दोहराई न जाए। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि किसी भी पार्टी का मुखिया यह जानता है कि अमुक व्यक्ति अपराधी किस्म का है, शिक्षा माफिया है, पेपर लीक करता है और खुले मन से कह भी रहा है, ऐसे लोगों को पार्टियां टिकट क्यों देती? वही पार्टी का अध्यक्ष ये भी स्वीकार कर चुका है कि वो पैसे लेकर के टिकट देता है। अब आप बताइए मुरली मनोहर जी कि क्या कोई कमजोर आदमी, अनुसूचित सीट है, वो सुरक्षित सीट से हैं जखनिया से, कमजोर आदमी के बस की बात है पैसे दे के टिकट ले पाना? जैन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का टिकट बेचने का भरा पूरा इतिहास रहा हो और उनकी पार्टी के नेताओं ने यह आरोप लगाया और पूरा प्रदेश जानता है कि वो बार्गेन करके सरकार में इन प्रकार रहना चाहते हैं
ऐसे ही बेदी राम जैसे लोग जो उनकी पार्टी में हैं, उनको छिपाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए हमेशा सरकार में किसी भी तरह से समझौता करके ये लोग लगे रहना चाहते हैं, ताकि इनकी जो ये अराजक तरीके की गतिविधियां हैं इस पे विराम न लगे। ये अनवरत अपना इस तरह का काम करते रहें और देश के नौजवानों, छात्रों के साथ, भविष्य के साथ वो खिलवाड़ करते रहें। इसी मौके की तलाश के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। मधुसूदन जी, राहुल गांधी ने ट्वीट करके जो है भाजपा को जो है कटघरे में खड़ा किया है, आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी जी किसी भी जनता के मुद्दे पर लड़ने के लिए आज तैयार हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से विपक्ष के रूप में वो अपने आप को एक भीष्म प्रतिज्ञा लेकर के और सदन में बैठ रहे हैं और ये मुझे पूरा विश्वास है और पूरे भारत की जनता के हित में वह निर्णय लेने के लिए तत्पर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पेपर लीक मामला और नीट का मामला, इससे भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार भाग रही है, लेकिन विपक्ष किसी भी तरह से इनको घेर रखेगा। और रही बात बेदी राम पर, तो न्यायपालिका से जो भी आएगा आदेश वह बहुत ही निष्पक्ष और सम्मानित होगा और न्यायालय के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। सभी लोग बाध्य हैं उसके लिए। जयप्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बेदी राम का जिस तरह से नाम आया है, स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ है और बेदी राम ने कहा है कि जो स्टिंग ऑपरेशन है ये पुराना स्टिंग ऑपरेशन है, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, ठीक है पुराना ही है, लेकिन कहीं न कहीं उनका तार इससे जुड़ा रहा है, उसको उन्होंने जो है स्वीकार भी किया है। लेकिन एक लाइन उन्होंने और जोड़ दिया है, कहा कि मैं दलित विधायक हूँ इसलिए लोग मुझे पचा नहीं पा रहे। सवाल दलित और अपर कास्ट नहीं है। अपराध अपराध होता है और देश की कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है और ये कह के जिम्मेदारी से चाहे अपराध से मुक्त नहीं होया जा सकता कि मैं दलित हूँ। चाहे जो कानून इस देश का जो संवैधानिक तरीका है वो चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे अपर कास्ट हो, सबके लिए बराबर है और न्यायपालिका को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। और ऐसे लोगों को जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हें कतई सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये नहीं पैदा होता है एक बेदी राम को आजीवन कारावास हो जाए, सजाए मौत हो जाए, ठीक है कानून अपना काम करेगा, कानून का बहुत लंबा हाथ है, कानून उनको गिरफ्तार करेगा, कानून उनके संपत्ति को जब्त कर लेगा, विधायकी उनकी चली जाएगी, लेकिन अकेले सिंगल बेदी राम का होगा। उन तमाम करोड़ों विद्यार्थियों का क्या होगा जो परीक्षा दिए हैं और सारी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई। देखिए मुरली मनोहर जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार की नीयत भी खराब है। सरकार की नीयत नहीं खराब होती तो केवल नीट और नेट नहीं है, सारी परीक्षाएं पिछले 7 सालों में आप बता दें कि एक भी परीक्षा पिछले 7 सालों में अगर सफल हुई हो, बिना नकल के हुई हो और पर्चे आउट न हुए हो, तो इसमें सरकार के लोग बड़े पैमाने पर जो सरकार में बैठे लोग हैं वो मिले हुए लोग हैं, वरना प्रिंटिंग प्रेस से पर्चा निकल जाना वो किसी कमजोर और असहाय व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये हाई प्रोफाइल मामला है। करोड़ों विद्यार्थियों का क्या होगा? करोड़ों विद्यार्थियों का तो भविष्य परीक्षा में बैठे जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। आपको बता दूं कि करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य बिल्कुल दांव पे लगा हुआ है और इनका अंधकारमय है पूरा भविष्य और इनके हित में सरकार बिल्कुल नियत साफ नहीं है। सरकार की मंशा है कि हम परीक्षा तो कराएं, पर्चा आउट करा दें ताकि हमको नौकरी न देना पड़े। अभी 4 रोज पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसमें ये कहा गया कि आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का वो लगेगा जुर्माना, जो इस तरह का करेगा, बुलडोजर चलेगा, तमाम सारी। अब तक क्या हुआ? उत्तर प्रदेश से जितने लोग पकड़े गए हैं, मैं देश के अन्य कोनों से जो लोग पकड़े गए उनकी बात तो नहीं करता, लेकिन खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात मैं जरूर करूंगा कि यहाँ के लोगों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं अब तक चला। और ये अगर कानून व्यवस्था इस प्रदेश में अगर सुदृढ़ है, मजबूत है और आम आदमी को भरोसा है अगर इस सरकार पे, तो ये चीजें चाहिए था कि सरकार अपना काम कर रही है, कानून तो लेकिन पारदर्शिता नहीं है। सरकार ये देख रही कि मेरे अपने लोग जहां हैं वहां तो सरकार पीछे हट जाती है।
और जहां विपक्ष के लोग हैं और एक जाति वर्ग के लोग हैं, एक व्यक्ति विशेष वर्ग के लोग जब होते हैं तो सरकार का कानून काम करने लगता है। मसूदन जी, मैं आपसे कानूनी राय लेना चाहता हूं। क्या बेदी राम के नाम आने के बाद कैबिनेट से ओम प्रकाश राजभर जी को इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अगर वह स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो सदन को उनको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मंच से यह स्वीकार किया है कि बेदी राम को चुनाव जिताइए और कॉल लेटर आने के बाद इनसे संपर्क करिए। मतलब ओम प्रकाश राजभर जी को संपूर्ण जानकारी रही है इस तथ्य की। ओम प्रकाश राजभर जी भी कहीं न कहीं उस खेल में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल उसमें शामिल है। वो उन्होंने कहा है मंच से कि अब नौकरी दिलाने का मैं काम करूंगा। इधर वर्तमान सरकार नौकरी देने के पक्ष में नहीं है। इतना दिन बीत गया, आज तक एक नियुक्ति नहीं कराई गई। एक पूरे बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है पूरे भारत में। न कहीं रेलवे में, न कहीं मिलिट्री में, न कहीं पुलिस भर्ती में, न कहीं शिक्षक भर्ती में। हुआ कहां भर्ती? भर्ती तो कभी हुई नहीं इधर 10 सालों में। तो आप एक फौज खड़ी कर रहे हैं और आप कह भी रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। इसका मतलब कि आप जो है सरकार से मिले हुए हैं और आपके साथ अपना सरकार से मिल करके आप एक साजिश रच रहे हैं और न्यायपालिका इसको निष्पक्षता से इस पर आदेश करेगी और इनको स्वयं जिम्मेदारी लेते हुए सदन से इस्तीफा देना चाहिए। प्रकाश जी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सबसे पहले सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। न्यायपालिका तो बिल्कुल वो तो अलग बात की चीज होगी। सबसे पहले सरकार को विश्वास दिलाना होगा अपने प्रदेश और देश की जनता को कि देखिए ये पारदर्शिता है, हम अन्याय नहीं होने देंगे। जो करोड़ों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वो सबसे पहले सरकार को आगे आना चाहिए और उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं ओम प्रकाश राजभर जी तो इनको बर्खास्त करना चाहिए और पूछताछ के दायरे में इनको भी लेना चाहिए कि आपने किन सबूतों के आधार पर मंच पर उतनी बेबाकी से कहा कि बेदी राम से आप मिलो, आपको नौकरी आपके घर आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज है। पांडे जी, एक चीज और बताऊंगा जी कि ये जो प्रक्रियाएं चल रही हैं इसमें सरकार का हम स्वागत करते हैं कि इन्होंने एक्ट बनाया कि 1 करोड़ रुपया जुर्माना लिया जाए, आजीवन कारावास दिया जाए, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके सदन में बैठने वाले अगर ऐसा करते हैं तो सर्वप्रथम आप अपनी जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाइए कि हम आपके साथ हैं, आपके युवाओं के साथ हैं, आपके नौजवानों के साथ हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आप इनसे संलिप्त हैं। तो आप सुन रहे थे, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आज बेदी राम को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है और जो है एसटीएफ के प्रदेश मुख्यालय पर जो है उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन अब कहीं न कहीं ये भी आवाज उठने लगा है कि सबसे पहले अगर सरकार पारदर्शिता चाहती है तो कैबिनेट में शामिल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी से इस्तीफा ले लेना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। इसलिए इस पूरे प्रकरण में जो है ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया था, जो भाषण दिया था चुनाव के दरमियान, उस पर अमल होना चाहिए और इस पूरे प्रकरण पर ओम प्रकाश राजभर कहीं न कहीं शामिल है। इसलिए अभी आवाज उठने लगी है और सरकार की पारदर्शिता पर भी जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खास रिपोर्ट। धन्यवाद।